हॉलीवुड की जो हाइस्ट मूवीज होती है ना, मतलब वो जो चोरी वाले सीक्रेट मिशन पर बनी फिल्में होती हैं। हाँ। जिनमें बहुत टेंशन होती है। बिल्कुल। मतलब छत से लटकते हुए लेजर बीम से बचना, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से छिपना, या पसीने की एक बूंद गिरने से पहले उसे हाथ से रोक लेना। और एकदम सही टाइम पर तिजोरी खोलना। एग्जैक्टली। ये सब देखकर ना हमारी धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हम जिस विषय को डिकोड कर रहे हैं ना, उसे गहराई से देखने के बाद एक बात समझ आती है। और वो क्या है? वो ये है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और तनावपूर्ण जो हाइस्ट या चोरी थी ना, वो तो 90s के दशक की गर्मियों की उन सुस्त दोपहरों में हुआ करती थी। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? तो आज हम 90s के दशक के उस बचपन, गांव की उस जेठ की गर्मी और कच्चे आमों की उन खट्टी मीठी यादों का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ये जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ बीते हुए कल की यादों में खो जाना या सिर्फ वो नॉस्टैल्जिया का आनंद लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें ये समझना है कि बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट और बिना किसी डिजिटल शोर शराबे वाली वो जो एक क्या कहते हैं धीमी जिंदगी थी ना, वो आज के इस भागदौड़ वाले दौर में हमें क्या सिखा सकती है। जहाँ सब कुछ 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है। हाँ, तो वो हमें वर्तमान में जीने के बारे में क्या कुछ सिखा सकती है, आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है। मतलब अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें तो जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि आज के विश्लेषण का आधार सिर्फ एक बीता हुआ कल नहीं है। ये असल में ना उस समय के बच्चों के अपने पर्यावरण के साथ एक बहुत ही गहरा, लगभग जैविक जुड़ाव का दस्तावेज है। हाँ। अगर हम उन संस्मरणों के शुरुआती हिस्से पर ही गौर करें तो एक बहुत ही प्रभावशाली बात सामने आती है। हाँ, वो लाइन की सबसे बड़ी दौलत खुला आसमान और खुली हंसी हुआ करती थी, है ना? बिल्कुल। और ये महज कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, बल्कि ये उस दौर की पूरी संज्ञानात्मक मानसिकता, मतलब कॉग्निटिव माइंडसेट को स्थापित कर देती है। कैसे? देखो, उस समय खुशी या मनोरंजन को बाहरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों या स्क्रीन के पिक्सेल्स में नहीं खोजा जाता था। सही बात है। बल्कि वो सीधे तौर पर भौतिक दुनिया और प्रकृति के साथ सीधे संपर्क से पैदा होती थी। और यही संपर्क उस दोपहर की घटना को इतना रोमांचक बनाता है। चलिए इस ऑपरेशन कच्चा आम के पहले चरण को डीकोड करते हैं। चलिए। जिस दोपहर का हम जिक्र कर रहे हैं वो कोई साधारण दोपहर नहीं है। तेज आंधी चल चुकी है। और 90s के दशक के एक बच्चे के लिए तेज आंधी का मतलब सिर्फ मौसम का बदलना या धूल ओढ़ना नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब था कि अब आम जमीन पर मिलेंगे। हाँ, ये उनके लिए एक तरह का प्राकृतिक अलार्म था। एग्जैक्टली। अब जरा उस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। घर के सारे बड़े गहरी नींद में सो रहे हैं। कूलर या पंखे की वो एक मोनोटोनस सी आवाज आ रही है। अंजमी, वो वक्त है जब बच्चों का ये गुप्त मिशन शुरू होता है। आप उनकी प्लानिंग का स्तर देखिए। चप्पल की आवाज से बचना है, इसलिए नंगे पैर दबे पांव चलना है। हाँ, क्योंकि एक आवाज और पूरा मिशन फेल। बिल्कुल। और कोई देख ना ले, इसलिए दीवार की जो पतली सी छाया होती है ना, बिल्कुल उसके साथ साथ सटकर आगे बढ़ना है। मतलब क्या सूखी पत्तियों की आवाज से बचना और छाया का इस तरह इस्तेमाल करना किसी सीक्रेट एजेंट की मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा नहीं लगता? एकदम लगता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक बच्चा घर से पुड़िया में नमक भी साथ लेकर आया है। मतलब ये तो एडवांस लेवल की प्लानिंग हो गई कि शिकार वहीं होगा और जश्न भी वहीं मनेगा। सच में। लेकिन पता है, इस पूरी घटना के पीछे का जो तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस है ना, वो बेहद हैरान करने वाला है। अच्छा, वो कैसे? डिजिटल स्क्रीन की अनुपस्थिति में बच्चों का दिमाग अपने आसपास के वातावरण से स्टिम्युलेशन या उत्तेजना खोजता था। इसे मनोविज्ञान में सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं। जब दिमाग के पास देखने के लिए कोई टीवी नहीं होता तो वो हवा की गति पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, वो पेड़ों की छाया के खिसकने की गति को एक प्राकृतिक घड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। मतलब वे खुद ही एक तरह के मौसम विभाग बन गए थे। क्या बात है। वे हवा के तापमान और गति को महसूस करके ये अंदाजा लगा लेते थे कि आम पेड़ के किस हिस्से से गिरेगा। उनके कान सूखी पत्तियों की हर छोटी आवाज के प्रति सतर्क रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गलत कदम उनका पूरा मिशन खराब कर सकता है। सही कहा। यह प्रकृति के साथ महज कोई खेल नहीं था, बल्कि ये एक बेहद उच्च स्तर का स्पेशल अवेयरनेस और संवादात्मक अनुभव था। वे अपने पर्यावरण को लगातार पढ़ रहे थे, डेटा प्रोसेस कर रहे थे और उसके अनुसार अपनी रणनीतियां बदल रहे थे। तो ये दिमाग के विकास के लिए एक बेहतरीन कसरत थी। बिल्कुल।
मतलब आज अगर हमें मौसम की जानकारी चाहिए तो तुरंत फोन निकालकर वेदर ऐप चेक करना पड़ता है। लेकिन उस वक्त बच्चे खुद एक बैरिक सेंसर बन जाते थे जो हवा के दबाव को खुद महसूस करते थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि हर बेहतरीन हाइस्ट मूवी में होता है, एक पल ऐसा आता है जब सबसे अचूक प्लान भी गड़बड़ा जाता है। वो ट्विस्ट। हाँ, वही यहाँ भी हुआ। जब वे बाग में पहुंचकर पत्थर मारकर आम गिरा रहे होते हैं, तभी मिशन में एक ट्विस्ट आता है। बाग के रखवाले, जिन्हें वो कांका कहते हैं, अचानक वहां आ जाते हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ बच्चों का जो क्लासिक बचाव या बहाना है ना, वो मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत दिलचस्प लगता है मुझे। मतलब रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद बिल्कुल, वे पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, हमने नहीं तोड़ा, ये तो हवा से गिरे। ये बच्चों के बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, कैसे? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं। उनके लिए ना सच और कल्पना के बीच की जो रेखा होती है वो बहुत धुंधली होती है। जब वे कहते हैं कि हवा से गिरे हैं, तो ये सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये एक तरह की उम्मीद है कि शायद सामने वाला उनके इस बुने हुए सच को मान ले। और मजे की बात यह है कि काका उन्हें पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। हाँ? वो बस एक चेतावनी देके छोड़ देते हैं। लेकिन असली चुनौती तो घर वापस आने पर शुरू होती है। आमों को कपड़ों में अपनी शर्ट के अंदर छिपाकर घर लाया जाता है। मुझे तो हमेशा ये सोचकर बहुत हैरानी और हंसी दोनों आती है कि आखिर बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि शर्ट के अंदर कोई भी चीज छिपा लेने से वे अचानक अदृश्य हो जाएंगे। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। मतलब उनका पेट अचानक से बाहर निकला हुआ है, शर्ट अजीब सी फूल रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि वे कोई इनविजिबिलिटी क्लॉक पहनकर आ गए। इसे मनोविज्ञान की भाषा में ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। ईगोसेंट्रिज्म? हाँ, एक खास उम्र तक बच्चों का दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि दुनिया को देखने का नजरिया दूसरों का भी हो सकता है। अच्छा। उन्हें लगता है कि अगर मुझे आम नहीं दिख रहा है तो जाहिर है कि दुनिया में किसी और को भी वो आम नहीं दिख रहा होगा। अरे वाह! उनका सच उनके अपने नजरिए तक सीमित होता है। ये तो हुई बच्चों के दिमाग की बात। हाँ। लेकिन जब वे बच्चे घर आते हैं, हाँ। और दादी या अम्मा की पारखी नजरों से बच नहीं पाते, तब जो होता है वो एक बहुत गहरी बहस को जन्म देता है। बिल्कुल। मतलब काका का उन्हें डांटकर माफ कर देना और घर पर अम्मा का ये कहना कि सच बोलने के लिए शुक्रिया, पर याद रखना चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। इस पूरे सिस्टम को हम कैसे देखें? क्योंकि एक मिनट के लिए अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें ना, हाँ। अगर आज कोई पड़ोसी किसी बच्चे को बाग में पकड़ ले और उसे डांटे, तो शायद शाम तक पुलिस आ जाए या मोहल्ले में भारी बवाल मच जाए। अरे बिल्कुल, आज इसे बच्चों की प्राइवेसी का हनन या अजनबियों का दखल माना जाएगा। हाँ, तो उस समय यह सिस्टम बिना किसी विवाद या पुलिस केस के कैसे इतनी आसानी से काम करता था? यहीं पर समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक सामने आती है, जिसे हम कम्युनिटी पेरेंटिंग या सामुदायिक पालन पोषण कहते हैं। उस समय समाज का ढांचा बिल्कुल अलग था। बच्चे सिर्फ अपने माता पिता की जिम्मेदारी या उनकी निजी संपत्ति नहीं माने जाते थे। हाँ, पूरा गांव या मोहल्ला एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह काम करता था, है ना? एग्जैक्टली। पड़ोस के काका भी बच्चों को डांटने का हक रखते थे, लेकिन उस डांट के पीछे एक सामाजिक सुरक्षा की भावना होती थी। अगर आप ध्यान दें तो काका ने कोई शारीरिक दंड नहीं दिया, न ही घर वालों से शिकायत करके मामले को बड़ा किया। उन्होंने बस एक नैतिक दायरा तय कर दिया। मतलब उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, बिना बच्चे को गहरी सदमे में डाले। बिल्कुल। और घर पर अम्मा की प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने बच्चों को डराकर आतंकित करने के बजाय उनके सच कबूल करने की सराहना की। हाँ, उन्होंने कहा सच बोलने के लिए शुक्रिया। उन्होंने बच्चे के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्हें चोरी न करने का एक नैतिक पाठ पढ़ाया। ये कम्युनिटी पेरेंटिंग का सबसे बड़ा फायदा था। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट था जहां बच्चों को गलतियां करने, पकड़े जाने और उन गलतियों से सीखने के लिए एक बेहद सुरक्षित और क्षमाशील माहौल मिलता था, बिना किसी गहरे मनोवैज्ञानिक आघात या ट्रॉमा के। और आज के न्यूक्लियर परिवारों में ये सुरक्षा जाल लगभग गायब हो चुका है। हाँ, इसीलिए आज माता पिता हर छोटी गलती पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के कंधों पर है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर है जो आज और कल के बीच दिखाई देता है। बिल्कुल। तो चलिए अब इस घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चोरी का मिशन पूरा हो चुका है, डांट पड़ चुकी है और नैतिकता का पाठ भी पढ़ा जा चुका है। अब ये कच्चा आम उस घर की रसोई में पहुंचता है और यहां से न रसायन विज्ञान, परंपरा और मनोविज्ञान का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है।
हाँ, क्योंकि बाघ की वो चोरी महज एक शरारत नहीं रह जाती। बिल्कुल, वो रसोई के विज्ञान का हिस्सा बन जाती है। विवरण में बताया गया है कि दादी उन कच्चे आमों को धोकर उनमें नमक और मिर्च लगाती हैं और बच्चे एक छोटी सी कविता गाते हैं, आम का पेड़ बड़ा निराला, खट्टा मीठा इसका प्याला। कितनी प्यारी यादें हैं ये। है ना? और इसके बाद अम्मा उस कच्चे आम को उबालकर उसमें गुड़ और जीरा डालकर पना बनाती हैं, हाँ। जो गर्मियों का पारंपरिक शरबत होता है। हाँ। और फिर सबसे लंबी और जटिल प्रक्रिया शुरू होती है, अचार बनाने की। मतलब आम को धोना, साफ कपड़े पर घंटों सुखाना, बिल्कुल सही अनुपात में मसाले मिलाना और फिर उसे पकने के लिए साल भर रोज धूप में रखना। आज के दौर में जहां हर सामान, यहां तक के बना बनाया अचार भी 10 मिनट में डिलीवरी आपके जरिए घर आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। ऐसे में किसी एक चीज के लिए पूरे 1 साल तक रोज उसे धूप दिखाने का इंतजार करना, ये तो आज की पीढ़ी के लिए किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। और यही वो इंतजार है जो मानव मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान में इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी विलंबित संतुष्टि कहा जाता है। हम अचार बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ खाना पकाने की कोई पुरानी विधि मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन असल में ये बच्चों के लिए धैर्य का एक लंबा व्यावहारिक अभ्यास था। तो क्या अचार बनाने की ये प्रक्रिया उनके दिमाग में सच में कोई बदलाव ला रही थी? निश्चित रूप से। जब एक बच्चा रोज उस अचार की बरनी को धूप में रखता है, उसकी खुशबू महसूस करता है, लेकिन उसे खा नहीं सकता, तो उसके दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में नए न्यूरल पाथवेज विकसित होते हैं। अरे वाह! दिमाग ये सीख रहा होता है कि सबसे बेहतरीन और मूल्यवान इनाम तुरंत नहीं मिलते, उनके लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और इसका फायदा आगे जीवन में होता है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान बताता है कि जिन बच्चों में ये विलंबित संतुष्टि सहने की क्षमता होती है, वो आगे चलकर जीवन में लंबी अवधि के लक्ष्यों को हासिल करने, पैसे बचाने और तनाव से निपटने में ज्यादा सक्षम होते हैं। और आज के जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स है, वो हमारे दिमाग के डोपामीन सिस्टम को तुरंत संतुष्ट कर देते हैं, जिससे इस धैर्य वाले सर्किट का विकास ही नहीं हो पाता। ये तो सच में दिमाग खोल देने वाली बात है। मतलब अचार केवल स्वाद के लिए नहीं था, वो तो दिमाग को ट्रेन करने का एक टूल था। एग्जैक्टली। और अगर उस पन्ने की बात की जाए जिसे उबाल कर बनाया गया था, तो उसमें गुड़ और जीरे का इस्तेमाल उस समय के पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान को भी दर्शाता है। वो आयुर्वेद और स्थानीय विज्ञान का एक बेहतरीन संगम था। वे जानते थे कि जब बाहर लू चल रही हो तो शरीर को सिर्फ बाहर से पानी डालकर ठंडा नहीं किया जा सकता। हाँ, शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। कच्चे आम की तासीर, गुड़ का आयरन और जीरे के पाचन गुण मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक तैयार करते थे जो आज के बाजार में मिलने वाले किसी भी स्पोर्ट्स ड्रिंक से कहीं ज्यादा वैज्ञानिक और प्रभावी था। एकदम सही बात है। तो जो कहानी एक छोटी सी शरारत, एक कच्ची चोरी और तेज भागदौड़ से शुरू हुई थी, वो रसोई में जाकर एक औषधि, एक अनुशासन और साल भर चलने वाले अनुभव में बदल गई। ये किसी भी इंसान के विकास का एक कमाल का सफर है। बिल्कुल है। और फिर दिन ढलता है। चर्चा हमें इस भीषण गर्मी वाली दोपहर से रात की ठंडक की ओर ले जाती है। दिन के सारे खट्टे, रोमांचक और थका देने वाले अनुभवों के बाद रात में सब कुछ बहुत मीठा और शांत हो जाता है। वो ठहराव। हाँ, विवरण में जो चित्र उकेरा गया है वो बहुत ही सुकून देने वाला है। रात के समय दाल रोटी के साथ मीठे पके आम खाए जा रहे हैं। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि इनका स्वाद एकदम घुले हुए गुड़ जैसा है। और फिर वहां एक बहुत ही सुंदर और गहरा वाक्य आता है, हर पेड़ की अपनी कहानी होती है और इसलिए हर आम का स्वाद अलग होता है। क्या बात है। वे सभी आंगन में या छत पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तारों को देख रहे हैं और ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। देखा जाए तो ये एक परफेक्ट सिनेमाई एंडिंग लगती है। बिल्कुल लगती है। सुबह की शुरुआत कच्चे आम की खटास, तनाव और शोर से होती है और रात पके आम की मिठास और एक गहरे शांत ठहराव पर खत्म होती है। ये जो विरोधाभास और ये जो ठहराव है ना, यही इस पूरी जीवन शैली की आत्मा थी। हाँ, तक रहता है। तो क्या ये सिर्फ एक फल के स्वाद की बात है? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारी संवेदी यादों यानी सेंसरी मेमोरीज का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। इसे थोड़ा और वैज्ञानिक तरीके से समझाइए। मतलब ये यादें इतनी मजबूत क्यों होती हैं कि दशकों बाद भी इंसान इन्हें भूल नहीं पाता, जबकि हम कल देखी गई कोई सोशल मीडिया रील आज भूल जाते हैं।
इसके पीछे का विज्ञान हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है। जब हम किसी चीज को स्क्रीन पर देखते हैं तो वो सिर्फ हमारे आंखों और कानों तक सीमित रहती है, विजुअल और ऑडिटरी सेंसेस तक। हाँ, लेकिन जब एक बच्चा आम के पेड़ पर चढ़ता है, खुरदरी छाल को छूता है, सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनता है, कच्चे आम की तेज खट्टी खुशबू सूंघता है और फिर पन्ने आचार का स्वाद चखता है, तो उसकी पांचों इंद्रियां एक साथ काम कर रही होती हैं। एग्जैक्टली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सूंघने की जो शक्ति होती है ना, उसका सीधा कनेक्शन दिमाग के अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से होता है, जो भावनाएं और यादें बनाने के मुख्य केंद्र हैं। बिल्कुल। यही कारण है कि दादी के बनाए पने की खुशबू या बारिश से भीगी मिट्टी की महक सीधे हमारी भावनाओं पर असर करती है। भौतिक चीजें खत्म हो जाती हैं, दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उन मल्टी सेंसरी अनुभवों का रासायनिक स्वाद हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। तो मतलब वो सिर्फ एक आम नहीं खा रहे थे, वे यादों को सीधे अपने दिमाग के एमिगडाला में डाउनलोड कर रहे थे। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर आज की इस पूरी यात्रा को एक जगह समेटा जाए तो ये साफ दिखता है कि कैसे एक साधारण से फल, एक कच्चे और पके आम ने हमें केवल एक दिन की नहीं बल्कि मानव विकास की एक पूरी कहानी कह सुनाई। बिल्कुल। दोपहर के उस सीक्रेट मिशन वाले रोमांच से लेकर कम्युनिटी पेरेंटिंग के तहत मिले उस सुरक्षित माहौल तक, रसोई में छुपे उस न्यूरोसाइंस से लेकर धैर्य और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की कला तक, और अंत में रात के सुकून और तारों से भरे आसमान तक। हाँ, ये विश्लेषण केवल 90 के दशक के किसी बीते हुए कल का गुणगान नहीं है। ये वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहने, अपने आसपास के माहौल को पांचों इंद्रियों से महसूस करने और जीवन की उन छोटी छोटी लेकिन बेहद अहम खुशियों को सहेजने का एक बहुत बड़ा और वैज्ञानिक पाठ है। जिन्हें हम अक्सर इस तेज रफ्तार स्क्रीन आधारित जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और पता है, यही संपूर्ण विश्लेषण हमें आज के समय की वास्तविकता पर एक बहुत ही गंभीर और गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कैसा विचार? हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह से क्लाइमेट कंट्रोल्ड है। घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी। हाँ, ये तो है। हमारे आसपास डिजिटल स्क्रीन्स का एक घेरा है। कई बार हमें बंद कमरों में ये एहसास तक नहीं होता कि बाहर हवा चल भी रही है या नहीं, या बाहर कौन सा मौसम है। सब कुछ एक आर्टिफिशियल तापमान पे सेट है। बिल्कुल। ऐसे में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल क्या है? आने वाली पीढ़ियां जो अपना ज्यादातर समय इन स्क्रीन्स के पीछे और तापमान नियंत्रित कमरों में बिता रही हैं, उनके लिए बचपन की वो कौन सी संवेदी यादें होंगी? क्या उनके दिमाग के एमिगडाला के पास कोई ऐसी तेज महक, कोई ऐसा गहरा स्पर्श या कोई ऐसा